Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फियांसे का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पार्टनर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या अनमैरिड पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और उनमें बहुत से पॉइंट्स के हवाले से जो है बहुत सी कन्फ्यूजन होती है। मे बी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको गौर से समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, शादी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूके का जो है, तो उनको जो है अंडरस्टैंडिंग हो उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से। द रीज़न फॉर आज की वीडियो जो है, किसी साहब ने मुझसे अपॉइंटमेंट फ़ोन की कंसल्टेशन भी बुक की हुई थी, आउटसाइड दी कंट्री थे वो, और ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है हर बंदे की, जो है नाम, डेटा या कुछ ना कोई भी चीज़ जो है वो हमें अलाउड नहीं होता कि बात करना। सो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जो सारा दिन जो एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं क्लाइंट से, कोर्ट से या अदारों से, अथॉरिटी से, रिफ्यूज़ल लेटर से, एक्सेप्टेंस लेटर से, जो मैं सारा दिन सीखता हूँ वो मैं फिर आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आपके साथ जो है डेली बेसिस के ऊपर मैं जो है वो आपसे बात करता होता हूँ, और मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस देना होता है। वो किसी ने कहा है ना कि जी के जो अकल होती है वो बादाम खाने से नहीं आती, अकल आपको हमेशा धोखा खाने से आती है। बहुत से लोग जो हैं वो अकल वैसे सीख लेते हैं, लेकिन बाज़ का धोखा खाने से भी अकल आती है और बाज़ का तो आपको घाट घाट का पानी पीने से भी अकल आती है। सो मेरे जैसा बंदा, मैं चूँकि सारा दिन बहुत से लोगों के साथ कोई फ़ोन अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बहुत से लोग ऑफ़िस में मिलने के लिए आते हैं, फिर बाहर सोशल गैदरिंग में मिलना, फिर कोर्स में जाना, फिर होम ऑफ़िस, फिर सारा दिन जो है वो यही काम करते हुए जो है वो उम्र गुज़र गई। उम्र का ऑब्वियसली स्टिल जवान हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इस लीगल फ़ील्ड में काम करते हुए नियरली 24 ईयर्स जो हैं वो हो चुके हैं। सो बहुत कुछ सीखा होता है जो मैं सोचता हूँ कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर किया करूँ ताकि आप लोगों को जो है वो तालीम, कहते हैं ना कि जी कि तालीम हासिल करना जो है वो सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपका माइंड में हो कि हमें इससे नॉलेज मिलेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो हैं हर चीज़ का और चीज़ों के हवाले से फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं। समझते हैं कि जी कि तालीम जो है, एजुकेशन जो है, वो आपको जॉब देती है, पैसा देती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि एजुकेशन जो होती है वो आपको नॉलेज देती है, अवेयरनेस देती है। सो एनीवेज़, बैक टू एक्चुअल पॉइंट जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है जी कि जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड है वो क्या होना चाहिए? ये पहला सवाल। उसमें आंसर ये है कि आज के अब जो डेट है, जो 18th ऑफ मई है 2024, उसके मुताबिक आपकी जो इनकम है उसका 29,000 पाउंड्स जो है उसका होना मस्ट है। अगर आपकी इनकम 29,000 पाउंड्स है तो आप अपने जो आपका स्पाउस है, जो आपका फियांसे है, जो आपका पार्टनर है, जो आपका अनमैरिड पार्टनर है, आउटसाइड द कंट्री की आज हम बात करेंगे इस आज के इस वीडियो में। आउटसाइड दी कंट्री से मुराद ये है कि आप यहाँ पे यूके में रहते हैं और जो आपका पार्टनर है वो दूसरे कंट्री में रहता है, तो आप उनको यूके में बुलवाना चाहते हैं, तो आप का जो थ्रेश होल्ड है वो कितना होना चाहिए? दैट्स 29,000 पाउंड जो है। सो ये जो आज एक्चुअली जो मैंने रीज़न फॉर आज की वीडियो जो है उसमें उसकी वजह ये थी कि भाई साहब जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, उनका इशू ये था कि उनकी जो वाइफ और जो बच्चे हैं, बच्चे ऑब्वियसली वाइफ उनकी ब्रिटिश थी, उनके जो बच्चे हैं वो भी एक दो बच्चे थे शायद, वो भी ब्रिटिश थे, लेकिन वो आउटसाइड दी कंट्री जो थे, वो दोनों आउटसाइड दी कंट्री जो थे वो रहते हैं अभी भी जो है वो आउटसाइड दी कंट्री जो है वो रहते हैं। सो अब उसमें उनका ऑप्शन ये आ रहा था कि उन्होंने कि जी कि क्या मैं किस तरीके से जो है मैं यूके में सेटल हो सकता हूँ। सो उसमें नंबर एक जो है, ऑब्वियसली बहुत से लोगों के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, और ऑलवेज मैं आपको ये कहूँ कि जब आप लीगल एडवाइस लेते हैं, सो लीगल एडवाइस का मतलब ये होता है कि आप कानून के मुताबिक अगले को एडवाइस करते हैं। ये इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। एक होता है लीगल एडवाइस, जो मैं आपको लॉ बताऊं कि जी के कानून क्या कहता है, यूके का इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं, यूके का इमिग्रेशन लॉ जो है वो क्या कहता है। सेकंड पार्ट इसमें ये होता है कि आप अपनी मर्जी का जो है कानून चाह रहे होते हैं। दो चीजें आ गई, अगेन मैं कहूंगा, एक है लीगल एडवाइस,
सेकंड है आपकी अपनी मनमानी एडवाइस कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप अपनी राहत के मुताबिक, आप अपने सुकून के मुताबिक आप चाहते हैं कि आपको एडवाइस जो है आपकी मौज के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक मिले। उसमें भी दो तरह की चीजें आगे निकलेंगी। एक वकील वो होगा जो आपको कानून बताएगा, वो डजंट मैटर, वो कहेगा भाड़ में गया बिजनेस, एक साइड पे रखें। चूंकि अल्टीमेट आपने एक, आपका एक पेशेंस, आपका एक कानून का पता है, आपको, आपने एक लॉ की डिग्री ली है, आपके अंदर एक जज्बात हैं कानून के हवाले से। मतलब एक आपका ब्लड होता है ना, एक खून में आपको मिला होता है। मैं कहूँगा कि मुझे खून में, अगर मुझे ब्लड के थ्रू जो है मुझे वकालत मिली है, मेरे दादे के थ्रू या मेरे बाप के थ्रू, मैं खुद वकील हूँ, तो मैं वहाँ पे, मुझे, मेरे लिए शायद जो है वो पैसे मैटर ना करते हो। मैं यहाँ पे कानून बताऊंगा कि कानून ये क्या कहता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फजूल हरकत कर जाऊं सिर्फ अपना बिजनेस लेने के लिए, आपकी मर्जी के मुताबिक हल्का फुल्का यूं यूं जिग जैग खेल के, सारी चीज़ों का पता होता है कि जी के किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस भी किया जा सकता है, किस तरीके से आपको वक्ती तौर पे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। टेम्परेरी तौर पे मैं बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट आपको समझ आ जाएगी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपकी रिफ्यूजल के बाद, आपको जिस वक्त आप 4 लोगों में और बैठेंगे, जब आप बादाम खाने की बजाय धोखा खाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगी, ओहो, आज से 6 महीने पहले उस वकील ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, फीस के लिए बनाया, ये किया, वो किया। इसलिए एक एक सिस्टम ये होता है, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे केस लेना, फीस लेना। दूसरा तरीका होता है साइड में रख दें बिजनेस को, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी अभी लॉ के स्टूडेंट्स भी देखते हैं, बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो पाकिस्तान में, इंडिया में वकील हैं, लेकिन यहाँ पे अब आए हुए हैं, यहाँ पे रहते भी हैं, मिलते भी हैं, और वो ऑब्वियसली वो खुद वकील हैं, तो इसलिए वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जी मैं कहाँ से बोलता हूँ। तो वो एज अ वकील हो के अगर कोई वकील की तारीफ करेगा, वकील हो के अगर किसी दूसरे वकील को अपना केस देगा, सो दैट्स मीन कि आप में कहीं ना कोई वजह है। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि जी कि एक होगी लीगल एडवाइस जो कानून के मुताबिक है, सेकंड होगी आपकी मर्जी और आपकी मंशा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एडवाइस। लेकिन जहन में रखिए, जो प्रिवेल करेगी, जो अल्टीमेट जीत जिसकी होगी, वो कानून की होगी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी जीत नहीं होगी। थर्ड इसमें पार्ट अगर हम कहेंगे तो एक होता है जुगाड़। हम लोग देसी जो हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, नेपाली, मतलब जहाँ से भी, जहाँ जहाँ पे करप्शन है, जहाँ जहाँ पे 2 नंबरी है, वो जुगाड़ की सोचेंगे। पिछला हल कटो जी, पिछला हल निकालिए, ये क्या तरीक़ेकार है, आप छोड़िए, वो कानून को साइड पे रखो। कानून दी मां दी ऐसी दी तैसी ते फलां दी ऐसी दी तैसी, आप बीच का पॉइंट निकालिए ताकि मेरा मसला हल हो। आप क्या जुगाड़ निकालेंगे? जो बेवकूफ़ क्लाइंट्स होते हैं वो इस चक्कर में आ जाते हैं कि वकील आपकी जुगाड़ आपके लिए निकाल रहा है, आपका वे निकाल रहा है। जहन में रखिए ये वाला पॉइंट जो है। क्या आप अगर जुगाड़ निकाल रहे हैं, अगर आप एक पॉइंट एक बीच में निकाल रहे हैं, बीच का एक रास्ता निकाल रहे हैं, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं, जिस अदारे को, जिस कानून को, जिस अथॉरिटी को, जिस होम ऑफिस को, जिस गवर्नमेंट को, जिस कोर्ट को आप ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपको की ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं? अब्बा जी मेरे कहा करते थे, वो कहते हैं कि जी कि जब आप ऐसी कोई चीज़ एक बना रहे हैं कि जी मैं इस तरीके से ये एप्लीकेशन को यूँ करूँगा, वो करूँगा, और उसके बाद मैं सामने बैठे जज को बेवकूफ़ बना दूँगा। वो जज भी कल तक वकील ही था। वो सारी चीज़ों से होके निकल के वहाँ तक पहुँचा हुआ है। वो आपकी सारी इस हेर और हरबियों को और बेवकूफ़ियों को, चालाकियों को वो अंडरस्टैंड करता है। जहाँ पे आज हम खड़े होते हैं, वो इसी रास्ते से निकल के वो वहाँ तक पहुँचा होता है। उनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता। इसलिए ये कहना कि जी के बाप को सिखाना कि जी के आप अब्बा जी आपको पता है कि जी के बच्चा कैसे पैदा होता है? तो अब्बा जी कहेगा बेटा जी मुझे पता है। मुझे पता है, आपको मैंने ही पैदा किया हुआ है, मुझे पता है। इसलिए बाप को बेवकूफ़ भी मत बनाइए, और ये जो बाप और बाप को ये भी मत सिखाइए कि बच्चा कैसे पैदा करना है। बाप आपका कौन है? बाप मेरा कौन है? होम ऑफिस है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जजेस हैं।
सो उनके साथ जो है कानून के मुताबिक जो है लीगल तरीके से रहा करें। उनके साथ खिलवाड़ करने की जब आप कोशिश करेंगे, उनको साथ ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, दे नो कि जी कि आपके साथ आपको वो जब आप उनको चक्कर देंगे, वो आपको ऐसा चक्करों में डालेंगे कि फिर आपको वो जो चक्कर उनको दिए होते हैं ना, वो सारे चक्कर जो हैं वो याद आ जाते हैं जी। चलिए अब आते हैं मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था वीडियो जो है बहुत लंबी है, क्योंकि चंद एक दोस्त ऐसे वीडियो के ऊपर भी आते होते हैं जो जेलस होते हैं या जिनको कंपेटिटर होते हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो आके कहेंगे पिछले 5 मिनट की वीडियो जड़ी ना जी वो बेकार थी, अगले 2 मिनट की वीडियो में फलां था, 3 मिनट की वीडियो में ये था, मैं जिमें उन्होंने मासी के पैसे खाधे होंगे ने या मैंने उनका कोई लोन लिया होता उन्हें या मैंने वापस करना। भाई साहब आपको अच्छी लगती है तो आप देख लिया करें, नहीं अच्छी लगती तो यूट्यूब के ऊपर हज़ारों थाउजेंड लाखों मिलियंस और चैनल हैं, उत्थे जाके एंजॉय करो। यहाँ पे तो मैं अपनी दिल की बातें करता हूँ, मेरा जो मन में आता है मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल है, मैं जो कहूँगा और मैं अपनी मूड और मर्जी के मुताबिक कहूँगा। जो देखने वाले हैं वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। चलिए 29,000 पाउंड आ गया। पहले कानून की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे था आपका एक बच्चा है तो आपने 3400 शो करना है, दूसरा बच्चा है तो आपने 2400 पाउंड शो करना है, थर्ड आ गया तो 22। अभी का जो नया 11 अप्रैल के बाद का कानून है उसमें आपके एक बच्चा है, आपके 4 बच्चे हैं, आपके 8 बच्चे हैं, डजंट मैटर, आपने 29,000 पाउंड शो करने हैं और आप अपनी एक अदर वाइफ को और जितने अदर भी बच्चे हैं वो आपके हैं, आपकी वाइफ के हैं, जिसके भी हैं, वो आप उनको यूके में ऑन द बेसिस ऑफ 29,000 पाउंड जो है वो आप उनको ला सकते हैं जी। अच्छा, अब जो असल पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि क्या आप अगर आपकी इनकम नहीं है तो और कौन कौन सी बेसिस हैं। आज हम ना एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं ना किसी और तरफ, आज हम एग्जैक्ट उसी रूट के ऊपर बात कर रहे हैं 29,000 पाउंड के ऊपर। उसमें आपने जो आपने सैलरी शो करनी पड़ती है, मस्ट बी का वर्ड है, आप यूके के अंदर काम करते हो या आप यूके बेस्ड कंपनी जो आउटसाइड दी कंट्री काम करती है लेकिन आप उसका टैक्स जो है वो यूके में पे कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उस कंपनी का भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। मैं चला गया, मैं इंडिया में चला गया, मुझे इंडिया में जॉब मिल गई, 40,000 पाउंड्स की मुझे जॉब मिल गई, 40,000 पाउंड की मैं जॉब में कर रहा हूँ, वहाँ पे इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी आ रही है, मुझे पैसे 40,000 आ रहा है। अब मैं मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को जो है वो वीज़ा अप्लाई करूँ और इंडिया से यहाँ लेके आऊँ। क्या मेरा वो 40,000 पाउंड जो है, एक्चुअल थ्रेश होल्ड कितना है 29,000 पाउंड, क्या मैं वो 40,000 पाउंड की बेस के ऊपर मैं अपनी वाइफ को बुला सकता हूं? नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं बुला सकता। उसकी वजह क्या है कि मैं यूके के लॉ के मुताबिक मैंने यूके का मैं उसको स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, मुझे यूके के अंदर अपनी 29,000 पाउंड सैलरी शो करनी है। अब या मेरी यूके की एक कंपनी है, यूके की एबीसी कंपनी जो है उसने ब्रांच कंपनी खोली हुई है इंडिया में, मुझे इस कंपनी के बेस के ऊपर मुझे उस ब्रांच कंपनी में काम मिला हुआ है, मेरी 40,000 पाउंड इनकम है, लेकिन वो जो 40,000 पाउंड मुझे आ रहा है उस कंपनी से, वो कंपनी जो है वो यूके में एचएमआरसी के साथ भी रजिस्टर्ड है और वो एज अ ब्रांच कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल जिसको मल्टी नेशनल कंपनीज कहा जाता है, वो दूसरे कंट्रीज में भी काम करती हैं। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर हैं यूके बेस्ड कंपनी का, फिर मैं बुलवा सकता हूं। अगर मैं सिर्फ यूके इंडियन बेस्ड कंपनी के ऊपर मैं 40,000 40,000 भी है तो मैं अपनी वाइफ या बच्चों को यूके में नहीं ला सकता हूं। ये बड़ा क्लियर सा लॉ। ये आ गया सैलरीड पर्सन के ऊपर आ गया। अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, नॉन एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह दीजिए। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा मेरा मैं वहाँ पे मैं जो है मैंने एक बहुत बड़ा एक शिपमेंट जो है इंडस्ट्री लगाई हुई है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कुछ और जो है, वहाँ पे मुझे 2 लाख पाउंड जो है या 250,000 पाउंड या 500,000 पाउंड जो है मेरी अर्निंग है। तो क्या मैं अब अपनी वाइफ को या बच्चों को यूके में ला सकता हूँ ऑन अ स्पाउस वीज़ा? अगेन नॉट एट ऑल, नो, बिल्कुल नहीं ला सकता, क्योंकि वो कंपनी वहां पे है, वो टैक्स पेयर वहां के हैं, यूके से नथिंग टू डू विद दैट। अब क्या है, यूके बेस्ड कंपनी है, यहां पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, यूके के अंदर मैं एचएमआरसी का टैक्स पे कर रहा हूं, यूके में मैं टैक्स पे सारा मेरा सिस्टम चलता है।
हाँ, फिर मैं अपनी वाइफ को या बच्चों को, जो भी मेरे पार्ट डिपेंडेंट्स हैं, मैं उनको ला सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं चूँकि यूके बेस्ड हूँ, पहले मैंने काम पे यूके बेस्ड था, मैं यूके बेस्ड की बात हो रही है, 6 मंथ्स की मैंने पे स्लिप्स देनी है। अब मैं चूँकि सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन यूके बेस्ड हूँ, यहाँ पे मैंने 1 साल की अपनी 1 ईयर की अपनी स्टेटमेंट्स देनी है। अब आ जाते हैं जो प्रॉपर्टी की तरफ। क्या मेरी प्रॉपर्टी है जो है, तो क्या मैं अपनी वाइफ को, यहाँ पे मेरा एक घर है, £500,000 का है, 29,000 पाउंड मुझे थ्रेशोल्ड दिखाना है, लेकिन मेरा जो घर है वो कितना है जी, वो मेरा घर है £500,000 का, 5 लाख पाउंड का। क्या मैं तब अपनी वाइफ बच्चों को ला सकता हूँ? नहीं, फिर भी नहीं मैं ला सकता। अकोमोडेशन की मैंने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, लेकिन मेरी अगेन मेरा तो घर है भाई, उसे मैं दीवारा ਨੂੰ चटना है, ईंटों के साथ मैं क्या करूंगा, ब्रिक्स के साथ क्या करूंगा? स्टिल मुझे 29,000 पाउंड शो करने हैं, लेकिन मेरा वो घर चाहे $500,000 का है, वो वहां पे यूजलेस है, बेकार है। अब मैं आ गया, क्या मेरे यहाँ पे घरों की मुझे रेंटल इनकम आ रही है? उस रेंटल इनकम की बेस के ऊपर मैं अपनी वाइफ को बुलवा सकता हूँ या हस्बैंड को स्पाउस वीजा पे। रेंटल इनकम अगर आ रही है, रेंटल इनकम मीन अगर आप कंपनी है आपकी और उस कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं और वहां पे रेंटल इनकम आ रही है, तो फिर मेरी सैलरी 29,000 पाउंड्स होगी, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होगी, मैं उसको यूज कर सकता हूं। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं, मुझे सिर्फ रेंटल इनकम आ रही है, तो तब मुझे 1 साल की रेंटल इनकम अपनी दिखानी पड़ेगी, मोर देन 29,000 पाउंड जो है वो दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद आ गया एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, डिविडेंड्स में, शेयर्स में, मैंने कोई और चीजों में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तब भी मुझे 1 साल का मुझे अपना प्रॉफिट शो करना पड़ेगा 29,000 पाउंड्स का। अब सेम आते हैं इसी पॉइंट की तरफ। मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, मेरी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, मेरी प्रॉपर्टी है अफगानिस्तान में, मेरी प्रॉपर्टी है नेपाल में। वहां पे मेरा जो घर है वहां पे वो 1 मिलियन पाउंड का है, या 2 लाख पाउंड का है, या 3 लाख पाउंड का है, या कितना। क्या मेरे उस घर की बेस के ऊपर मैं यहाँ पे अपना स्पाउस को बुलवा सकता हूँ? आंसर इज अगेन नो, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकंड, क्या मुझे उस प्रॉपर्टी से मुझे जो रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या मैं यूज कर सकता हूं? अगेन नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अगेन अब आएंगे, क्या मैं यहाँ पे रह ही नहीं रहा यूके में, यहाँ पे मैं बेनिफिट्स के ऊपर हूँ, या मैंने कौंसल का घर लिया हुआ है, मैंने वहां या लेकिन मेरी एक्चुअल प्रॉपर्टीज मेरी और आउटसाइड दी कंट्री भी हैं, तो क्या मैं फिर उसको यूज कर सकता हूँ? ये तो क्रिमिनल ऑफेंस आ गया भाई साहब, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्योंकि जब आप बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, और यहाँ पे बहुत से लोगों को जो एचएमआरसी की तरफ से अभी नोटिस आए हैं, मेरे अपने 1-2 क्लाइंट्स थे जिनके मैं और केसेस में कर रहा था, उनको 5,000 पाउंड का एक को नोटिस आया, भाई तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था, तुम्हारी वहां पे प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, तुमने मेंशन ही नहीं किया हुआ था, यहाँ पे तुम बेनिफिट्स ले रहे हो और कह रहे हो कि मेरी को प्रॉपर्टी नहीं है। ये जितने दोस्त जो हैं हमारे फी वेवर की एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वहां पे एक सेक्शन आता है, डू यू हैव एनी एसेट्स इनसाइड द यूके और आउटसाइड द यूके, वहां पे आप टिक करते हैं नो। जब आप नो करते हैं और बाद में उसके बाद फ्यूचर में कहेंगे जी कि मैं कोई ना कोई बेनिफिट्स ले लूँ, और मैं कहूँ जी कि मैं ऐसे करूंगा और मैं मेरा प्रॉपर्टी, आप वहां पे फी माफ करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपके वहां पे प्रॉपर्टी है। कंट्राडिक्शन आता है, फ्रॉड का केस होता है आपके ऊपर। अब हम बैक टू वापस आते हैं कैश सेविंग की तरफ। क्या आपकी कैश सेविंग्स है? यस, अगर आपके पास कैश सेविंग है, और वो फिर आप जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन इनकम है, तब भी आप उनको उसको स्पाउस को बुलवा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और इनकम फ्रॉम अ डायरेक्टरशिप एम्प्लॉयमेंट और अ लिमिटेड कंपनी, उसकी तरफ से जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया कि वो उसमें आ सकता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस भाई साहब ने भी छेड़ा था, उन्होंने कहा जी कि सम इनकम कैटेगराइज कैन बी कंबाइंड विद ईच अदर टू रीच द मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड बट अदर्स कैन नॉट। अच्छा, ये जो कंबाइन इनकम अगर आप शो कर रहे हैं, कंबाइन इनकम आप कैसे शो करेंगे जी? वो कंबाइन इनकम कैसे शो करेंगे? मैं यहाँ पे यूके में हूँ, लेकिन मैं रहता ही नहीं यहाँ पे, और मैं रहता हूँ वहाँ पे दूसरे किसी कंट्री में। मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है, वो उसकी इनकम इनकम आ रही है जी 30,000 या 50,000 आ रही है, तो मैं यहाँ पे कंबाइन कैसे शो करूँगा जी उसको? या उसकी रीज़न ये है, कंबाइन इनकम आप कहाँ पे शो करेंगे? कंबाइन इनकम आप वहाँ पे शो करेंगे जब आप वीज़े को एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, जब आप यूके में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अपना वीज़े को एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, वहाँ पे आप कंबाइन इनकम आप अपनी शो करवाते हैं।
या मैं हूं इस वक्त यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा पे, मेरी एक इनकम आ रही है, जितनी भी इनकम आ रही है, मैंने अब यहाँ पे शादी की, किसी के साथ स्पाउस का वीजा मैंने स्विच करना है, उनकी इनकम है 10,000 या 15,000, 15 मेरी है, दोनों की मिला के 30,000 होगी, यहाँ पे कंबाइन इनकम आ सकती है। मैं हूँ स्टूडेंट, मेरी 20 घंटे मुझे काम अलाउड है, मेरी इतनी इनकम आ रही है, 10,000 है, 20,000 है, 15,000, वट एवर जो भी है, यहाँ पे मैं कंबाइन इनकम अपनी शो करवा सकता हूँ। आउटसाइड दी कंट्री आप कैसे आप इसको करवा सकते हैं? एक सेविंग्स आप दिखा सकते हैं। सेविंग्स ये नहीं है कि मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, मैं अपनी वाइफ को कहूँ ले आ भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं सुबह जाके वीजा अप्लाई करूँ। आपने वहां पे मिनिमम 6 मंथ्स जो हैं वो फंड्स आपके अकाउंट में होना मस्ट है। ये सेविंग की हम बात करें, 6 मंथ्स तक आपके अकाउंट में होना मस्ट है, लेकिन ज़हन में रखिए होम ऑफिस आपसे पिछले 1 साल की डिमांड कर सकता है और बहुत से केसेस में वो करते भी हैं। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। अच्छा देखिए, जब आप कानून की तरफ आते हैं ना, आप लेट्स से स्पाउस वीजा की बात करें, जब आप किसी एजेंट से काम करवा रहे होंगे, उसको फोकस उसका एक होगा, एक ही लाइन उसको पता होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। जब आप एक डिफरेंट जो फील्ड में काम करने वाले वकील हैं उनसे बात कर रहे होंगे, वो प्रॉपर्टी लॉयर भी हैं, जो क्रिमिनल लॉ को भी डील करते हैं, फलां को भी डील करते हैं, उनका जहन में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होंगी। जो इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट्स होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन को डील करते होंगे, प्लस वो लॉ ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने लॉ पढ़ा होगा, वो उनकी थिंकिंग जो है वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे तमाम कॉर्नर्स को टच करेगी। अब आपने सेविंग्स अपनी दिखानी है, वो आपको सिंपल कोई बताएगा, आप अपनी जी आप 6 मंथ्स की आप सेविंग दिखाइए। अरे भाई साहब, आपने सेविंग तो दिखा दी, आप सेविंग दिखा दी, एक तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया, सेकंड एजेंसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आपका डेटा शेयर करेंगी और वहाँ पे AML जिसको कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, वहाँ पे भी आप ग्रिप में आ सकते हैं। आपके पास फंड्स कहाँ से आए? 6 मंथ से पहले आपके पास फंड्स कहाँ पे आए, और 1 ईयर पहले अगर आपने फंड्स ट्रांसफर किए, कहाँ से फंड्स ट्रांसफर किए थे? सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे हस्बैंड ने मेरे फंड्स ट्रांसफर किए, मुझे तो पता ही नहीं। आपके हस्बैंड के पास फंड्स कहाँ से आए? ओके, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पड़ते हैं, वो वहाँ की अथॉरिटी से पूछेंगे, फिर आप कहेंगे मैं साबित कर दूंगा ये। अरे भाई साहब, कर दीजिए साबित, लेकिन कैसे साबित करेंगे? पहला केस आपने 4 मंथ्स, 6 महीने, 15 दिन जितना भी था, स्पाउस का वेट किया, आपने रिफ्यूजल ले ली, अपील पे जाएंगे तो आप फाइट करेंगे ना, उनको चीज़ें करेंगे, फिर अपील चलेगी 6 महीने, 8 महीने, वहाँ पे साबित कर दिया, जीत गए, विन, वाओ वेरी गुड, आप विन कर गए, फिर आप नया एप्लीकेशन फाइल करेंगे, या वो होम ऑफिस अपील जो है ट्राइब्यूनल कहेगा ठीक है जी, अब आप दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, तो अनु पंगा लैन की लोड़ की हैगी। वो कीड़ा जो है वो सिर्फ दरख्तों पे नहीं चढ़ता, वो कीड़ा कहीं पे भी आ जाता है। सो उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज कि डू अ प्रॉपर लीगल थिंग्स। जो है बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे बेनिफिट्स पे होंगे, कौंसल का घर लिया होगा, और दूसरी तरफ जो है वो साथ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है बड़ा हैवी किस्म का दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, साथ वो अपना सेविंग्स दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होंगे। सो अगेन आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 22-23 मिनट की हो गई है। सो इसको मैं इसी से रेलिवेंट सवाल कीजिएगा ताकि मज़ीद इस चैप्टर के ऊपर काम किया जाए, चूँकि यूके में इस वक्त जो सबसे हॉट इशू है वो है जी स्पाउस वीज़ा के हवाले से वीज़े की रिजेक्शन जो है वो आना, और उसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो लोगों को कन्विंस करने के लिए उनकी मंशा के मुताबिक उनकी हाँ में हाँ मिला के, भाईजान मैं ऐसे कर लूँ, मेरे पास सेविंग है, मैं ये दिखा दूँ तो मेरा हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगी। अपनी भी सरदर्द कम कर दी, अगले की भी सरदर्द ख़त्म कर दी, लेकिन वक्ती तौर पे टेम्परेरी आपने भी जान छुड़ा ली, अगले की भी छुट गई। लेकिन 6 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद जब आपकी रिफ्यूज़ल आएगी, तो फिर वो वहाँ पे पता चलता है कि लो जी असी तो पहले जड़ा ना सानू तो प्रोग्राम हमारा बढ़ गया था। तो इसलिए कानून के साथ रहिए, कानून के मुताबिक अमल कीजिए, लॉ को जानने की कोशिश कीजिए, अवेयरनेस लेने की कोशिश कीजिए, और कानून को के साथ खिलवाड़, कानून के साथ खेलना, जजेस को, होम ऑफिस को, एम्बेसीज को, इन तमाम अदारों को बेवकूफ़ बनाना जो है ना, ये आसान काम नहीं होता। इसलिए इनको बेवकूफ़ मत बनाया करें, और ये बेवकूफ़ बनते भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको बात बताऊँ। ये बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि यार अगला बंदा क्या कर रहा है।
कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक एप्लीकेशन किया करें। उसके मुताबिक अगर आप अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, मैंने अपना मैं प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, बहुत से केसेस में बिल्कुल जान नहीं होती, लेकिन आप जब तरीके से कानून के मुताबिक जो है, कानून के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ सच बोलते हैं, तो उसमें जो है आपको रिलीफ भी मिलता है, रेमेडी भी में आपको मिलती है, और जजेस हों, कोर्ट्स हों, एम्बेसीज हों, वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं। वो जस्टिस करते हैं और ह्यूमन राइट्स को प्रिवेल करते हुए आपके साथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव फैसले आते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। बाय फॉर नाउ।